नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की जो तीन महत्वपूर्ण पिलर्स हैं उसमें आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका। लेकिन एक और पिलर जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में उभर कर आता है वो है हमारी जो मीडिया है। इसी संदर्भ में सरकार जो एडवर्टाइजमेंट देती है उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी जाता है उन विज्ञापनों में। उस विज्ञापन को किस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसमें किसकी पिक्चर्स होनी चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसके बारे में बहुत बार चर्चाएं हुई हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर अलग अलग सरकारों पर ये एलिगेशन लगे हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस को पेट्रोनाइज करती है और वो मीडिया हाउस उसी सरकार की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करता है। ऐसा बहुत बार होता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी जिसमें कहा गया था कि जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स होंगे उसमें पिक्चर हो सकती है प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है, निर्देश किया गया कि आप जो 44th चेस ओलंपियाड चल रहा है चेन्नई में, उसके जो भी होर्डिंग्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की पिक्चर्स को लगाइए, ऐड कीजिए। ठीक है। नाउ ऐसा अचानक से ये मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन नहीं लिया। उनके पास एक पिटिशन गई और जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने मतलब एक तरह से एलिगेशन लगाया कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने एक अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से इवेंट में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की पिक्चर को नहीं इंक्लूड किया है, जिसका संज्ञान लेते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया या डायरेक्ट किया तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं इस इवेंट से संबंधित उसमें पिक्चर्स लगनी चाहिए। इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने रिलाय किया 2015 के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स पर, जिसके बारे में मैंने आपको भी थोड़ा सा ब्रीफ किया, जिसमें की बात की गई है जो इशू करती है गाइडलाइंस सरकारी स्पेंडिंग्स को लेकर ऑन दी एडवर्टाइजमेंट्स। क्या है वो गाइडलाइंस, इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तमिलनाडु है वो फिलहाल ऑपोजिशन रूल स्टेट है ना, और ऐसे में अगर पीएम की फोटो किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में नहीं के एडवर्टाइजमेंट पे, होर्डिंग्स पे नहीं लगती है तो उसको एक पॉलिटिकल मूव की तरह देखा जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन उठा तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोर्ट को बताया कि देखिए जब ये पिटीशन गई तो ऑब्वियसली उनसे भी पूछा जाएगा आपका क्या कहना है। तो तमिलनाडु सरकार ने कहा कि देखिए जब ये एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स छपे हैं उस समय तक राष्ट्रपति चुनाव नहीं हुआ था, नंबर 1, जिसके लिए राष्ट्रपति की पिक्चर हम इंक्लूड नहीं कर पाए। दूसरा, पीएम ऑफिस से हमें कंसेंट नहीं मिला उनकी फोटो को इंक्लूड करने के लिए, इस वजह से पीएम की फोटो भी नहीं आई। तो ऐसा कहा गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जिस पर हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि देखिए जब एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो रहा है तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि की बात आ जाती है। ऐसे में अगर हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की पिक्चर्स ऐसे इवेंट के पोस्टर्स पर नहीं होगी, एडवर्टाइजमेंट पर नहीं होगी, तो ये राष्ट्रीय हित के विरोध में है, राष्ट्रीय हित का मुद्दा बन जाता है, क्योंकि हम इन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये जा रहा है ना। ऐसे में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जो एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं तमिलनाडु सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये था तमिलनाडु में जो मुद्दा हुआ। चलिए ठीक है, आज के सेशन में हम गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के 2015 की जो रूलिंग्स है उनके बारे में बात करेंगे, जो गाइडलाइंस है उनके बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि इसका टेक अवे क्या हो सकता है। हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं उनका क्या टेक अवे होगा, जो कि हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर, आप मुझे एनडी लाइव पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, एनडी लाइव 10 पर भी मेरी सभी क्लासेस की डिटेल अपडेट के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड एनडी लाइव 10। अभी आपको नई जीएस नोट्स 2.0 मिल रहे हैं 1 साल के, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर 1 साल या उससे ऊपर के। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं सैंपल नोट्स तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से कर सकते हैं। चलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात करते हैं। 2015 की जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें एक्चुअली में क्या डिसीजन लिया गया और पिटिशन क्या थी, मतलब कहां से वो मुद्दा उठा। तो 2015 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की कि रेगुलेट किया जाए जो सरकार की स्पेंडिंग्स हैं विज्ञापनों पर, उसको। इसके लिए मेजरली क्या एसेंशियली रेगुलेट करना था, 2007 का न्यू एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो 2007 की गवर्नमेंट पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी थी, उसमें बदलाव आएंगे, उसको रेगुलेट किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो पिटिशन गई थी उसमें क्या बात की गई थी, पिटिशन में कहा गया था कि भाई
जो भी सरकारी विज्ञापनों पे खर्चा है वो काफी आर्बिट्री स्पेंडिंग है, मतलब वो सही तरीके की स्पेंडिंग नहीं है, मन मर्जी की स्पेंडिंग हो रही है देखा जाए तो। और ये भी एलिगेशंस लगाई गई कि भाई एक तो ये पब्लिक मनी है, उसको वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा विज्ञापनों पर खर्च करके, जिसका मुख्यतः उद्देश्य क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए उस पार्टी को जो यूज करेगी एडवर्टाइजमेंट को एक टूल की तरह मीडिया को मैनिपुलेट करने के लिए। मतलब किसी भी न्यूज़पेपर या टीवी या कहीं पर भी अगर एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, और वो एडवर्टाइजमेंट जो होगा उसका उद्देश्य कुछ अच्छा नहीं करना है, उसका उद्देश्य केवल पॉलिटिकल पार्टी को एक अच्छी छवि देना या इस तरह का काम होगा, उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कहा गया इस पिटिशन में। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो भी सरकारी विज्ञापन है जिसके लिए कि पब्लिक का फंड, मतलब जो हमारा पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है, या जो भी पब्लिक फंड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, उन विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका उद्देश्य होना चाहिए कि वो जनता को इन्फॉर्म करें उनके अधिकारों के बारे में, उनकी ऑब्लिगेशंस के बारे में, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर इंटाइटलमेंट क्या है उनके, ठीक है। साथ में इसके साथ साथ ये जो विज्ञापन है ये एक्सप्लेन करें सरकार की पॉलिसीज को, उनके प्रोग्राम्स को, सर्विसेज को, इनिशिएटिव्स को, जो भी सरकार नई पॉलिसीज लेकर आ रही है, जो भी प्रोग्राम सरकार बना रही है, क्या काम सरकार कर रही है, कौन से नए इनिशिएटिव्स आए हैं, इसके बारे में बताना, जनता को बेसिकली अवेयर करना, जनता तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये उद्देश्य होना चाहिए सरकारी विज्ञापनों का। लेकिन अगर ये जो रिक्विजिट्स हैं, मतलब ये जो आवश्यकताएं हैं जो करना चाहिए, अगर ये पूरी नहीं होती है सरकारी विज्ञापनों के द्वारा, जिसमें सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है, तो इसका पूरा पर्पस ही क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मतलब ये अचीव नहीं करेगा अपना पर्पस। ऐसा ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया। साथ में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई, वो ये थी कि किसी भी पर्टिकुलर मीडिया हाउस को पैट्रनाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए, मस्ट बी अवॉइडेड यूज किया है। किसी एक मीडिया हाउस, किसी एक न्यूज़पेपर के पास सारे एडवर्टाइजमेंट नहीं जाने चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। और जो जितने भी विज्ञापन है उनको एक इक्वल बेसिस पे सभी न्यूज़पेपर्स को दिया जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कहाँ पर है उसके ऊपर ये कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे कि लेट्स से कोई नई पॉलिसी सरकार के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर राज्य में आई, लेट्स से उड़ीसा में कोई नई पॉलिसी सरकार लेकर आई है, केंद्र सरकार का कुछ नया कोई इनिशिएटिव है जो उड़ीसा सरकार के लिए, उड़ीसा राज्य के लिए है, उस राज्य के इनिशिएटिव के लिए उस राज्य में जो न्यूज़पेपर्स जा रहे हैं वहां पर ये एडवर्टाइजमेंट जाना चाहिए, ना कि लेट्स से महाराष्ट्र या फिर यूपी में, है ना। उसके आसपास के राज्यों में जा सकता है, लेकिन सभी जगह पहुंचाना मतलब सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली होना चाहिए कि कहाँ पे सर्कुलेशन है पेपर्स का, इस चीज का ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि DAVP यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी की जो गाइडलाइंस हैं वो जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है पैसे का, ये जो स्पेंडिंग्स है वो कहाँ जा रही हैं, इसको डील नहीं करती। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम इसके लिए प्रेजेंट डायरेक्शन दी जाए डायरेक्शंस, ताकि हम इंश्योर कर सके क्या, मीडिया की इंडिपेंडेंस को, है ना, उसकी इम्पार्शियलिटी को, न्यूट्रलिटी को, ऑफ द फोर्थ एस्टेट या फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जिससे कि जो कि आवश्यक है किसी भी लोकतंत्र की ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के, सस्टेनेंस के लिए, है ना। ये सब करने की बात की और इसी को हम चेक करेंगे, और ये काम करना जुडिशरी का रोल है, जिम्मेदारी है, ऐसा कहा गया। अब ये जो जजमेंट था 2015 का, ये 3 जजेस बेंच के द्वारा लिया गया, जिसमें हमारे उस समय के चीफ जस्टिस थे P. सताशिवन, जस्टिस रंजन गोगोई एंड NV रमना। इन्होंने एक डिसीजन लेते हुए कहा कि ठीक है, ये हमें करना है, ये प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये हमने आइडेंटिफाई किया है, लेकिन एक्चुअली गाइडलाइंस कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कमिटी गठित करनी होगी जो हमें सजेस्ट करे कि बेटर पॉलिसी क्या हो सकती है इसको लेकर। जिसके बाद एक 3 मेंबर कमिटी के गठन की बात की गई, गठित की गई 3 मेंबर कमिटी, जिसमें कौन कौन थे, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स वर प्रोफेसर NR माधवा मेनन, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे नेशनल जुडिशियल अकेडमी के भोपाल, PK विश्वनाथन, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, एंड सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार। इन तीनों की मतलब 3 मेंबर्स की कमिटी बनाई गई। कमिटी ने सजेशन दिया कि जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट कंटेंट रेगुलेशन गाइडलाइंस 2014 हैं, उनमें 5 ब्रॉड प्रिंसिपल्स के साथ एक फ्रेश पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। वो 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला, जो भी विज्ञापन कैंपेन्स होंगे
वो सरकारी जिम्मेदारी को दर्शाएं कि सरकार की क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा, मतलब जो भी कंटेंट जाएगा, उसको हमेशा एक ऑब्जेक्टिव मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए, जो एक्चुअल है फैक्चुअल तरीके से, फेयर मैनर में होना चाहिए, और जो डिजाइन है इसको इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो कैंपेन जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे, इसके उद्देश्य को मीट करे। तीसरा, जो भी विज्ञापन होंगे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की तरफ डायरेक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। चौथा, जो कैंपेन्स हैं वो जस्टिफाइड होने चाहिए, जायज होने चाहिए, और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस पैसा खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कहा गया कि एडवर्टाइजमेंट में जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करना भी आवश्यक होगा। ऐसे रिकमेंडेशंस दी गई बाय द 3 मेंबर कमेटी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को सुनने के बाद अधिकतर रिकमेंडेशंस को कमेटी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ इश्यूज के साथ, कुछ इश्यूज को अलग करते हुए, और कहा कि देखिए, एक तो एक्सेप्ट अ फ्यू इश्यूज, जैसे कि अपॉइंटमेंट करना किसी व्यक्ति का, एक ऑम्बर्ड्समैन का, जो कि इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करे गाइडलाइंस की, या फिर एक स्पेशल परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए सरकारी स्पेंडिंग्स को लेकर, या फिर एक एम्बार्गो होना चाहिए, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन, एक ऑर्डर होना चाहिए कि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए इलेक्शन से पहले, इस तरह की बात की गई। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो रूलिंग है, मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रूलिंग दी, उसने कहा कि ये मैंडेट किया गया, इट वॉज मेड मैंडेटरी, कंपल्सरी कर दिया गया, या कह सकते हैं हम मैंडेट मतलब ऑब्लिगेटरी भी कह सकते हैं, एक तरह से मैंडेट करना है सरकार को कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होंगे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना तो सिंबल यूज करेंगे, जो भी सरकारी एडवर्टाइजमेंट जिसकी हम बात करें, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए, लोगो नहीं होना चाहिए, फ्लैग नहीं होना चाहिए, साथ ही वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होने चाहिए, राजनीतिक रूप से न्यूट्रल एडवर्टाइजमेंट्स होने चाहिए, और वो किसी भी पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी है उसको ग्लोरीफाई करने के उद्देश्य से नहीं होने चाहिए, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के उद्देश्य से नहीं होने चाहिए, ऐसा कहा गया। इसके बाद अगर मैं फोटोग्राफ्स की बात करूं, जो एक्चुअली हाई कोर्ट में मुद्दा गया था, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी के सजेशंस को अग्री किया और कहा कि जो फोटोग्राफ्स हैं लीडर्स की, उनको अवॉइड करना चाहिए, और केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर की जो पिक्चर्स हैं उनको यूज किया जा सकता है सरकारी मैसेज को देने के लिए, ठीक है। इस पर हमारे जो उस समय अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने अपोज किया इस रिकमेंडेशन का और आर्ग्यू किया कि अगर पीएम की फोटोग्राफ अलाउ की जाती है विज्ञापन में, तो ये सेम राइट किसको अवेलेबल होगा, सभी कैबिनेट के कलीग्स को, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, बिकॉज पीएम क्या है, पीएम इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, उन्हीं में से तो एक है, उन्हीं के नेता हैं, तो उन्हीं में से एक है, तो ये तो उनको भी ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा, ये बात की। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई देखिए, हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रिकमेंडेशन ऑफ द फोटोज, ठीक है, उसमें हम 3 लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीजेआई, इनके अलावा फोटोज नहीं लगेंगी, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने 2015 की रूलिंग में। अब इसके बाद 2018 में केंद्र सरकार और कुछ राज्यों के द्वारा इस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए पिटीशन दी गई, कहा गया कि रिव्यू कीजिए इसको, और ग्राउंड्स क्या दिए गए कि अगर आप परमिट नहीं कर रहे हैं सीएम की पिक्चर को, तो ये एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। नाउ कैसे करेगा, देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर, हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, इट इज क्वाजी फेडरल, जिसमें कि जब हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं तो वो फेडरल स्ट्रक्चर पर है, लेकिन वी डू हैव अ यूनिटरी बायस, लेकिन वो कंप्लीटली यूनिटरी नहीं है। लेकिन अगर हम केवल हमारे जो केंद्रीय प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नॉट केंद्रीय, राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो ऐसे में हम सिर्फ एक यूनिटरी फीचर की तरफ झुकाव हो जाएगा बहुत ज्यादा। ऐसे में जो संघीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, इट विल बी वायलेटेड, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस गोगोई और जस्टिस पीसी घोष थे, उन्होंने रिलैक्स किया इस बार को, मतलब ये जो वर्डिक्ट पहले दिया था उसको रिलैक्स करते हुए कहा कि ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स की पिक्चर भी जा सकती हैं, चीफ मिनिस्टर्स की भी जा सकती हैं, गवर्नर्स की और स्टेट मिनिस्टर्स की भी जा सकती हैं सरकारी विज्ञापनों में, ठीक है। यहां मुद्दा ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये एक इवेंट हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री की पिक्चर नहीं है। चलिए,
ना अगर हम इस पूरे वर्डिक्ट की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और अभी हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, इसका क्या टेक अवे है, हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये है कि ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो कंटेंट रेगुलेशन को स्टेप अप कर रही है, जो कि किसका फैसेट है, मतलब जो कंटेंट जाएगा वो कौन से पिक्चर्स होनी चाहिए, क्या उसमें लिखा जाना चाहिए, इट कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, द मीडिया राइट, द प्रेस राइट जो है बेसिकली उसमें चला जाएगा। साथ ही ये डोमेन ऑफ मेकिंग पॉलिसी में भी जा रहा है, जो कि एक पॉलिसी मेकिंग डोमेन है, मतलब लॉ बनाना या पॉलिसी बनाने का डोमेन है, विच इज नॉट द वर्क ऑफ आवर जुडिशरी। जुडिशरी का काम उस लॉ को, अगर वो ब्रीच कर रहा है संविधान को या कुछ उसमें गलत हो रहा है तो उसको देखना है, लॉ बनाना या पॉलिसी बनाना नहीं है। जिसकी वजह से क्वेश्चन उठा कि जुडिशरी तो एग्जीक्यूटिव डोमेन में स्टेप अप कर रही है। यहां पर ये क्लैरिफाई किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो मैंडेट नहीं कर रही है पब्लिकेशन, मतलब वो नई पॉलिसी नहीं बना रही है टू कि वो फोटोग्राफ्स लगाई जाए केवल पीएम की या प्रेसिडेंट की, ऐसा मैंडेट नहीं कर रही है, बल्कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है पब्लिकेशन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सरकारी अधिकारियों की पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट अदर देन प्रेसिडेंट, पीएम, सीजीआई, सीएम एंड दी गवर्नर, ऐसा क्लैरिफाई भी किया गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि गवर्नमेंट का क्या डिसीजन था, उसमें क्या क्लैरिफाई किया गया, क्या मुद्दा था। बेसिकली हमारे लिए जुडिशरी का क्या रोल था वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ भी जा सकता है कि वो स्टेपिंग अप जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव डोमेन, जबकि हमारे यहाँ पे इट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसकी बात होती है और वही हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल भी है। ठीक है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 0% EMI का ऑप्शन है, लोन फैसिलिटी के साथ आप उसको अवेल कर सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी क्यों? क्योंकि अनअकैडमी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है सब्सक्रिप्शन के साथ, प्लस रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। डाउट दरबार जो कि फ्री सेशंस होते हैं जहां पे एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं, 2, 3 और 5 अगस्त को होगा इन समय पर, और ये सेशंस हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। इस कोड को स्कैन करके यू कैन अटेंड दी क्लासेस। बैचेस 28 तारीख से शुरू हो गए हैं हमारे 2022, 2023 और 24 के लिए। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए कोड आपको यूज करना है NDLive10। इस कोड का यूज करने का बेनिफिट ये होगा कि दैट आई विल बी देयर टू हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू इन योर प्रिपरेशन। मैं आपको गाइड करूंगी, पर्सनल लेवल पर मेरी गाइडेंस आपको रहेगी और हम टारगेट बेस्ड स्टडी करने का पर ध्यान देंगे। That's it. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and that's it from my side. God bless you. Take care.